हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26, और उसमें आज का टॉपिक होगा हमारा मगध महाजनपद। पिछली क्लास में हम लोगों ने महाजनपदों के उदय से संबंधित सारी चीज़ों को देखा था। आज हम बात करेंगे उन सारे महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद का उदय कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और वो इतना विशाल साम्राज्य के तौर पर कैसे खड़ा हो गया जिसने संपूर्ण भारत में केवल दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को छोड़ करके संपूर्ण भारत, इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार के पटना के पास एक छोटी सी जगह से शुरू होकर इस साम्राज्य ने इतना विशाल रूप ले लिया। आखिर क्या कारण था उसका? अशोक के समय तक पहुंचते पहुंचते अपने विशाल स्वरूप को ग्रहण कर चुका था ये। तो आइए उसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों तक मेरी आवाज जो है प्रॉपर पहुंच रही होगी और प्रॉपरली आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है ना? मगध महाजनपद, इसमें सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर देता हूं, बता देता हूं कि आप में से जो भी छात्र 2025 को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, अभी भी उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक फाउंडेशन कोर्स नवंबर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के थ्रू आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 17,999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस आपकी 16 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। न्यू बैच में 16 नवंबर से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको ये बैच 17,999 रुपए में मिलेगा। ओके, और ये वैलिडिटी केवल और केवल 15 तारीख तक के लिए है, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना? और बाकी कोई भी चीज हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए। मगध महाजनपद में हम दो चीजें देखेंगे। एक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मगध महाजनपद के उदय के कारण क्या थे, और दूसरा उसका राजनीतिक विकास। कहा जाता है कि मगध महाजनपद के उदय के कारण थे वहां के राजा, एक से बढ़कर के एक राजाओं के वंश आए और एक से बढ़कर एक महान शासक पैदा हुए, जिन्होंने छोटे से साम्राज्य को, छोटे से एक राज्य को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया, बदल दिया। यह कुछ इतिहासकारों का कहना था, लेकिन बाद में जाकर के इसका विश्लेषण हुआ तो पता चला कि मगध महाजनपद के उदय के लिए केवल राजा महाराजा ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि वहां की कुछ और भी ऐसी चीजें थी जिन्होंने उसे विशाल साम्राज्य खड़ा करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। कुछ ना कुछ तो दूसरे महाजनपदों से अलग तो था ही, जिसकी वजह से यह सब हुआ। ठीक है ना? तो इसमें अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उदय के कारण में, कि मगध महाजनपद के उदय का कारण था, सबसे पहला मुख्य कारण था उसकी भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक स्थिति ने उसे काफी बड़ी सहायता दी थी। नंबर एक, देखिए, उपजाऊ क्षेत्र था, नदियों का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, इसीलिए कृषि अधिशेष भी मिला। गंगा का मैदान है, ठीक है ना? कृषि अधिशेष मिला, इससे उसको राजस्व भी ज्यादा मिला, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है आपका नदियों का क्षेत्र है, नदियों से उनको व्यापार वाणिज्य में सहायता मिली, व्यापार परिवहन में सहायता, तो भी उससे भी उनको फायदा मिला, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना? कृषि हुई, यातायात हुआ, संचार हुआ। इसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियों में यहां देखेंगे वन संसाधन थे, वन संसाधन, तो यहां से उनको लकड़ी और साथ के साथ आपको हाथी भी मिले, और हाथियों से उनकी सेना मजबूत हुई। सेना कैसी हुई? मजबूत। ठीक है ना? कृषि अधिशेष के खाद्य सुरक्षा हुई। खाद्य सुरक्षा से ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा से आपकी जनसंख्या वृद्धि,
जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि तो यही एक विशाल सेना के लिए काम आई। विशाल सेना का रूप इसने ले लिया। भाई सेना के लिए लोग कहां से आएंगे जब जनसंख्या ज्यादा होगी, और कृषि अधिशेष खाद्य सुरक्षा देता ही देता है, ठीक है ना। लकड़ी से आपने बहुत सारे उपकरण, सामग्री, बहुत सारी चीजें आपने विकसित की, ये सारी चीजें हुई। यहीं पर आपका देखा जाए तो लोहे की खदानें, लोहे की खदान यहां पर मिली, और लोहे की खदान से आपने अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाए। अस्त्र शस्त्र और उपकरण, कृषि उपकरण, जिससे आपके मजबूत सारी चीजें हुई। अस्त्र शस्त्र में आप अच्छे से जानते हैं, एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया गया। महाशिलांकंटक, रथमूशल, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आपकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से थी। और भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसके अलावा इसमें दो तीन चीजें और देखने की जरूरत है। वो है आपका इनकी राजधानी। राजधानी पूरी तरीके से कह सकते हैं सुरक्षित थी, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से ये काफी मजबूत है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। छोटी बड़ी सब पहाड़ियों से घिरी हुई है, घिरी है, ठीक है ना। 7 के 7 नदियों से घिरी है। नदियों से घिरी हुई है। और राजधानी क्या थी? 2, राजगृह और गिरिब्रिज। बाद में जाकर के पाटलिपुत्र बनी। सोचिएगा, तो ये आपकी पहाड़ियों से घिरा हुआ, कोई इन पर आज तक आक्रमण नहीं कर पाया सिवाय बख्तियार खिलजी के, या कह लीजिए आधुनिक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। बाकी प्राचीन भारत में कभी भी किसी भी शासक ने यहां पर आक्रमण नहीं किया। यह हमेशा से सुरक्षित रहे। तो यह बहुत बड़ा एक मुद्दा था, बहुत बड़ी चीज थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। इसके अलावा इनका देखा जाए तो इनका प्रशासन काफी सुदृढ़ था, सुदृढ़ प्रशासन था, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि बहुत ही योग्य प्रशासनिक अधिकारी थे, यहां पर देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ की सामाजिक स्थिति भी इसके अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ये प्रगतिशील समाज के लोग थे। समाज रूढ़िवादी थे नहीं, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन इनके पास में था, इसलिए हथियारों का निर्माण कर पाए, नई चीजें सोच पाए। अच्छे वैद्य इनके यहां हुए, अच्छे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक हथियार बनाए। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आए, योग्य प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने नई नई नीतियां बनाई, नए नए तरीके से काम किया। ये सारी चीजें थी जिसको आप देख सकते हैं। तो एक कुशल सैन्य संगठन, एक कुशल प्रशासन, कुशल सामाजिक व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या ने इनके सेना प्रशासन में काम किया, सेना में भी काम किया और प्रशासन में भी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही वो क्षेत्र है धार्मिक स्तर पर जहां कट्टरता नहीं है। ध्यान रखना, धार्मिक स्तर पर यहां पर कट्टरता नहीं थी, कट्टरता का अभाव था, का अभाव, यानी कि आपस में काफी हद तक एकता थी, काफी हद तक कोई संघर्ष नहीं था। इसलिए विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में ये लोग सफल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज, एक से बढ़कर एक आपके योग्य उत्तराधिकारी आते चले गए। तो ये है आपके मगध महाजनपद का राजनीतिक विकास, यानी कि योग्य उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी सोचिएगा, योग्य उत्तराधिकारी, यहां से राजगृह से, छोटे से राज्य से शुरू होकर के ये लोग कहां तक पहुंचे, अब आप खुद सोचना। पूरा का पूरा यहां तक ये इन्होंने पूरा इतना कब्जे में लिया। ये रहा,
इतना ये सब कब्जे में है इनका, यहां तक ये है। ये सब अशोक के समय में ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा इनके नियंत्रण में आ गया था 600 बीसी में। और इसमें आपके 4 महत्वपूर्ण वंश उभर करके सामने आए थे, जिनमें देखेंगे तो हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग में शिशुनाग, कालाशोक, नंद वंश में महापद्म नंद और घनानंद, ठीक है ना। मौर्य वंश में आप समझ ही सकते, देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, आ जाइए बिंदुसार, अशोक, ये सभी के सभी शासक आते चले गए। यानी कि सभी के सभी ये योग्य शासक थे जो एक के बाद एक यहां पर आते चले गए और इन्होंने मगध साम्राज्य को और विशाल और विशाल और विशाल बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस ने क्या क्या किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो है बिंबिसार। पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार, ठीक है। कहा जाता है कि इसने लगभग 50-55 साल तक, 52 साल तक अपना राज्य किया था, काफी लंबे समय तक माना जाता है। और इसको जैन साहित्य में श्रेणिक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जैन धर्म में इसे श्रेणिक कहते हैं। और यह कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध के साथ का हूं, यानी कि उनके साथ पैदा हुआ, हम उम्र का व्यक्ति हूं, उन्हीं के साथ मैंने जन्म लिया है, मतलब उनके साथ, मतलब उनके समय में। अब आप समझिएगा, तो ये सारी चीजें उस समय की मौजूद हैं। ठीक है, तो ये है इनको बिंबिसार, पहला ऐतिहासिक राजा। कहा जाता है कि इसने बृहद्रथ वंश के राजाओं को हटाकर अपना ऐतिहासिक वंश की शुरुआत की। अब बृहद्रथ वंश कौन सा है? महाभारत में आपने जिस वंश का नाम सुना होगा, जरासंध, जो मगध का शासक था, उसके वंश का नाम ही है बृहद्रथ वंश। उसको हरा करके यहां पर अपना हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इसने क्या किया? इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि इसने गिरिव्रज राजधानी का निर्माण किया, गिरिव्रज राजधानी बनाई। बाद में राजगृह का निर्माण किया, राजगृह। दूसरा इसने और क्या किया? अपने पड़ोसी अंग महाजनपद को जीता। तो इस तरीके से जो 16 महाजनपद थे वो मिलाकर के रह गए अब 15, क्योंकि अंग इनमें शामिल हो गया। ठीक है ना। दूसरा, इसने 2 अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध इसने बनाए अपने आप को मजबूत करने के लिए। किस किस से, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक तो इन्होंने राजकुमारी, जो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी है चेलना, उनसे विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। दूसरा, इन्होंने सोचिए कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से शादी की, कौशला देवी से, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से। इस तरीके से इनको काफी ज्यादा फायदा मिला
और कौशला देवी से जब शादी की तो दहेज में इन्हें काशी मिला। क्या मिला? काशी। तो काशी भी इनके अंडर में आ गया। तो टोटल मिलाकर के 14 महाजनपद रह गए। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। बाद में जाकर के इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनको सोचिए, महात्मा बुद्ध को बेलूवन बिहार का निर्माण करके उनको दान दिया। ये रहा बेलूवन बिहार, इसको याद रख लीजिएगा, ये इनको दिया गया था। और इसी समय एक चीज और भी घटना हुई थी जो काफी महत्वपूर्ण है। इनके जो राजवैद्य थे उनका नाम था जीवक, और उस समय के बेहतरीन वैद्य माने जाते थे। और उनको अवंती के राजा प्रद्योत की एक बीमारी के इलाज के लिए भेजा गया था। इनके वैद्य जीवक को अवंती के राजा के यहां भेजा गया, ठीक है ना। और क्या नाम था उनका? चंड प्रद्योत। ये रहा। तो इनके वैद्य का नाम समझ लीजिए कि ये रहा। और बाद में जाकर के इनको हटा दिया इनके बेटे अजातशत्रु ने, इनकी हत्या कर दी। इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। यानी कि इस वंश के लगभग सभी उत्तराधिकारी अपने पिता को मार करके ही शासक बने, जो भी बैठा, चाहे अजातशत्रु, चाहे उदयन या कोई और। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम ध्यान दीजिए तो अगला जो है अजातशत्रु, दूसरा शासक अजातशत्रु, इसको कुणिक कहते हैं। इसने पिता को हटा करके ही अपना राज्य शुरू किया। और इसने क्या कर लिया? इसने काशी और वज्जी को अपने राज्य में प्रॉपर तरीके से मिला लिया। काशी को भी और वज्जी संघ को भी, वज्जी संघ को तोड़कर वज्जी संघ को तोड़कर हराया और उसका विलय कर लिया, विलय किया। कई सालों की मेहनत के बाद कई सारे महत्वपूर्ण हथियार बनाए, अपने गुप्तचरों को वहां भेजा। सालों पहले उन्होंने वहां जाकर के उनका भरोसा जीता, उनको आपस में लड़वाया, झगड़वाया और अल्टीमेट बाद में फिर अटैक कर दिया और वो हार गए। इस तरीके से इसने उन सारी चीजों को किया। और ये सब किसके थ्रू किया गया? इनका जो मंत्री था वत्सकार, उसकी सहायता से, वत्सकार की सहायता से, इनके मंत्री वत्सकार की सहायता से ये किया गया, ठीक है ना। 2 नए हथियार बनाए थे यहीं पर इसको हराने के लिए। 2 हथियारों का निर्माण किया गया जो आपने देखा हो का निर्माण। कौन कौन से? नंबर 1 रथ मूसल, जो आपने बाहुबली में देखा होगा, भल्लाल देव को चलाते हुए चक 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 चक, उस तरह का वो। और एक दूसरा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, जिसमें आपने देखा होगा बाहुबली को पत्थर फेंकते हुए, जिसमें चादर बांध करके वो लटकाते हैं, पत्थरों को फेंकना यूं गुलेल की तरह। महाशिला कंटक, ये 2 हथियार इसने निर्मित किए थे। और इसी के समय में ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, का आयोजन हुआ इसी के समय में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोग
जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसी ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। राजगृह में स्तूप का निर्माण भी किया, ये इसने किया था। ओके, क्लियर। चलिए, उसके बाद उदयन है। उदयन के समय में कुछ खास चीज नहीं हुई, बस उसने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। तीसरा है उदयन, इसने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया। इसने भी अपने पिता की हत्या की, यह भी पितृहंता कहलाता है, का निर्माण किया है। ठीक है ना। और इसने धीरे धीरे जैन धर्म को ज्यादा संरक्षण दिया था। ये सारी चीजें बाद में इसको हटा करके शिशुनाग इसकी जगह पर आ गया। बाकी देखा जाए तो कई सारे शासक आए थे उदयन के बाद में, देखेंगे तो अनिरुद्ध है, मुंड है, नागदशक है, बहुत सारे लोग इसमें आए थे। ठीक है। और इसके बाद में अगला जो वंश आया वो था आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और इसमें दो ही शासक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या क्या किया था? शिशुनाग जो था, सोचिएगा, इसने अवंती और वत्स राज्य का विलय कर लिया अपने समय में। अवंती राज्य का विलय किया, अवंती और वत्स महाजनपद का विलय किया, ठीक है ना, अवंती और उसका। साथ के साथ इसने कुछ समय के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ये इंपॉर्टेंट इसके समय में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसी का वंश का दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है कालाशोक। काल अशोक या कालाशोक, इसी को हम काकवर्ण भी कहते हैं क्योंकि काले रंग का था, इसलिए क्या कहते हैं? काकवर्ण, ये भी था। ठीक है ना। और इसने क्या किया? इसने अपनी पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पुनः पाटलिपुत्र राजधानी इसने बनाई थी। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। संगीति आयोजित की गई, कहां पर? वैशाली में। ठीक है ना। वैशाली में ये दूसरी बौद्ध संगीति का इसी के समय में हुआ। इसके बाद आपके कई सारे शासक बने। ठीक है ना। भद्रसेन है, कौंडवर्ण है, सर्वज्ञ है, जलिक है, उभाक है, ठीक है ना, संजय है, और कारकौरव्य है, नंदीवर्धन है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे शासक आते चले गए जिनकी कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिकता नहीं है। और इसके बाद आता है आपका नंद वंश। ध्यान रखिएगा, नंद डायनेस्टी। नंद वंश ये आते हैं, और नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। महापद्म नंद इसको माना जाता है। और पुराणों के अनुसार इसे शूद्र कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? कि यह शूद्र है, वृषल कुल का है, बताया है। कहते हैं कि यह बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ज्यादा, कहा जाए कि दूसरों के लिए कष्ट देने वाला। ठीक है ना। इसे एक नाम और दिया गया है, इसे कहा गया है सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक भी कहा गया है, कहा है सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाशक भी इसको कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसका एक नाम और भी मिलता है, इसको कहा जाता है कि भार्गव, यानी कि इसे
परशुराम का अवतार भी कहते हैं, इसको भार्गव भी कहते हैं। भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार। जैसे परशुराम ने पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया था, उसी तरीके से इसको भी कहा जाता है, का अवतार भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। कौन सी? एक राट। एक राट की उपाधि ली और कहते हैं कि अपने समय में यह बहुत महान शासक था। अपने समय का बहुत महान शासक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी के समय में आपके पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। इसी के समय में, इसी के मित्र माने जाते हैं पाणिनि, कि जिन्होंने अपनी एक संस्कृत की व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी इसी समय लिखी थी, यह कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसमें अगला शासक माना जाता है वो है घनानंद। यह भी कहा जाता है कि यह 8वां शासक था कुल मिलाकर के। ठीक है ना। यूनानी लोग इसे अग्रमीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रमीज कहते हैं। घनानंद अग्रमीज कहा जाता है। और इसी के समय में, ध्यान रखना, इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और बाद में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश को हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, यहां नहीं। मौर्य वंश को अलग से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये है आपके प्रमुख शासक जिन्होंने एक से बढ़कर एक अपने समय में कार्य किए और मगध जनपद को महाजनपद और महाजनपद को विशाल साम्राज्य में बदलने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और उससे पहले आप लोगों के लिए ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के थ्रू एक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए नवंबर बैच में, जिसमें मात्र MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर 12,499 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 17 नवंबर है। तो जल्दी कीजिए क्योंकि 15 नवंबर तक ही ये ऑफर अवेलेबल है, ये सेल ऑफर अवेलेबल है। तो इसके थ्रू आप हमारे यानी कि मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत आसान और सरल भाषा में इतिहास को पढ़ेंगे और 300 से ज्यादा नंबर आसानी से लेकर के आएंगे। भरोसे के साथ इस बैच को ज्वाइन करिए और सफलता को अर्जित कीजिए। ठीक है ना। और अगर P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नवंबर का आपका, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 27,999 रुपए में 2026 के बैच के लिए। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक ये ऑफर भी है, 15 नवंबर तक ये भी है। तो सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, 2026 के लिए, 2027 के लिए, कि आप GS P2I और हिस्ट्री ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। मेरे साथ ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन करिए और आगे बढ़िए, सफलता अर्जित कीजिए, मेरी गाइडेंस में आगे बढ़िए। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।